हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। गाइस, हमारी जीके बूस्टर की सीरीज़ चल रही है। इसमें आपको रोज़ाना टॉप 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जिनमें भी जीके पूछा जाता है। लाइक आपकी एसएससी हो गई, रेलवे हो गई, बैंक हो गई, या फिर कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम, या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल की एग्ज़ाम, जिन भी एग्ज़ाम्स में जीके पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, मुस्लिम लीग के प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार किस वर्ष मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1909 में मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। जो मुस्लिम लीग था, इसकी स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में हुई थी और 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। 1907 में सूरत में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें जो कांग्रेस थी वो दो दलों में टूट गई थी। पहला था नरम दल, दूसरा गरम दल। जो गरम दल के नेता थे वो लाल बाल पाल थे। लाल से आपका मतलब लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। जो बाल थे वो उससे हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और जो पाल थे उनसे हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों गरम दल के नेता थे। ठीक है। और 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार भी आया था, तो इसके तहत ही मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार के तहत मुस्लिमों को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। तो ये याद रखना, 1909 में मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 अप्रैल 1975 को भारत ने प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया था। और ये जो प्रक्षेपण था ये इसरो ने ही किया था। भारत ने अंतरिक्ष युग की दुनिया में प्रवेश करके एक अभूतपूर्व कीर्तिमान रचा था। इस उपग्रह का नाम भारत के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया था। और आर्यभट्ट उपग्रह जो था, इसकी छवि को भारतीय मुद्रा, उस टाइम जो 2 रुपये चलती थी, उसके पीछे भी इसे चित्रित किया गया था। जैसे कि आज 2000 रुपये के नोट में मंगलयान को चित्रित किया गया है, वैसे ही उस समय भारतीय मुद्रा के जो 2 रुपये का नोट था, उस पर पीछे की साइड आर्यभट्ट उपग्रह को चित्रित किया गया था। तो याद रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 अप्रैल 1975 को प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इजराइल की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। यहाँ पे बात हुई है इजराइल की, तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री है वो बेंजामिन नेतन्याहू है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो रूवेन रवलीन हो जाएंगे। रूवेन रवलीन यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे, रेवलिन। और यहाँ की जो मुद्रा है वो इजरायली नई शेफेल हो जाएगी। नई शेफेल यहाँ की मुद्रा है, इजरायली नई शेफेल। ठीक है। तो याद रखना, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। यह घोषणा जॉर्ज पंचम ने की थी। उस टाइम जो जॉर्ज पंचम थे, वो उन्होंने ही भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। 1911 के बाद भारत की राजधानी दिल्ली घोषित कर दी गई है। तो यहाँ पे बात हुई है दिल्ली की, तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में वो अरविंद केजरीवाल जी है। यहाँ के जो उपराज्यपाल है वो अनिल बैजल है। अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल हैं, यहाँ के राज्यपाल नहीं है कोई भी। और दिल्ली उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो आपके धीरू भाई नारायण भाई पटेल हो जाएंगे। धीरू भाई नारायण भाई पटेल यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी दिल्ली में ही स्थित है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो अभी वर्तमान में शरद अरविंद बोबड़े जी है। शरद अरविंद बोबड़े दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है। तो याद रखना, जो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 में स्थानांतरित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था।
जो बंगाल का विभाजन था 19 जुलाई 1905 को हो गया था, पर यह प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था। ठीक है। बंगाल विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति का ही एक अंग था। जैसे कि ये क्या करते हैं, फूट डालो राज करो नीति में ये पहले आपस में भारतीयों को लड़ा देते थे और बाद में खुद शासन करने लग जाते थे उस राज्य पे। तो ये इसी नीति का एक अंग मान सकते हैं कि बंगाल का विभाजन भी इसी नीति के तहत इन्होंने किया था। और बाद में बंगाल विभाजन हुआ था तो जो जनता थी उनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश फैल गया था और वो हिंसक हो गए थे, तो उनमें अशांति उत्पन्न हो गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा ही हो गई थी। तो उन्हें 1911 में बंगाल विभाजन को पुनः रद्द कर दिया गया था और 1911 में बंगाल को पुनः एक कर दिया गया था। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, हुमायूं ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीनपना में हुमायूं ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। उसने दीनपना नामक नया नगर बसाया था और उसे ही अपनी राजधानी बना लिया था। जो हुमायूं था ये मुगल शासक था एक, जो बाबर का पुत्र था और इसके पुत्र का नाम अकबर था। ठीक है। जो हुमायूं नामा थी वो इसकी जो बहन थी गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं नामा की रचना की थी। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। और जो हुमायूं था इसने 4 युद्ध लड़े थे। पहला युद्ध था इसका देवरा का युद्ध, इसने देवरा का युद्ध 1931 में लड़ा था। दूसरा युद्ध था इसका चौसा का युद्ध, जो इसने 1531 में लड़ा था इसने। और ये 1539 ईस्वी में इसने चौसा का युद्ध लड़ा था। ये युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था और इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था। और जो तीसरा युद्ध था इसका वो 1 साल बाद ही लड़ा था इसने, बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं। ये 1540 में लड़ा गया था। ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, पर इस टाइम जो शेरशाह सूरी था इसने हुमायूं को बहुत बुरी तरह से पराजित किया था और हुमायूं दिल्ली छोड़कर भाग गया था। उसके बाद चौथा युद्ध है इसका सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध हुआ था इसका 1555 ईस्वी में। इस समय ये सूर शासक जो सिकंदर था, यानी कि शेरशाह सूरी के ही जो वंशज थे सिकंदर, उसे पराजित करके इसने दिल्ली की गद्दी को पुनः पा लिया था, दिल्ली गद्दी पे पुनः बैठ गया था ये। उसके बाद दीनपना नामक पुस्तकालय में इसकी सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई थी। तो इसका सारा जीवन गिरते पड़ते ही निकला है। ठीक है। तो इसकी राजधानी आपको याद रखना है, दीनपना बसाई थी इसने, अपनी राजधानी दीनपना की थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, अफ्रीका और यूरोप को कौन सा जलडमरूमध्य अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका और यूरोप को जिब्राल्टर जलडमरूमध्य अलग करता है। और जो अफ्रीका और एशिया है उसे कौन अलग करता है? उसे अलग करता है आपकी स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है वो अफ्रीका और एशिया दोनों को अलग करती है। ठीक है। जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके उत्तर में भूमध्य सागर और यूरोप महाद्वीप स्थित है। ठीक है। और अफ्रीका के दक्षिण में क्या स्थित है? दक्षिण में दक्षिण महासागर स्थित है इसके। ठीक है। पूर्व में अरब सागर आ जाएगा आपका, या फिर आप बोल सकते हो हिंद महासागर आ जाएगा, और पश्चिम में अंध महासागर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के भयानक दौर के पश्चात विश्व शांति की स्थापना के उद्देश्य से इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां आकर वे अपने मतभेदों को सुलझा सके, व विश्व को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हो सके। मतलब मान लो किसी 2 देशों में मतभेद हो गया तो वो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना इस तरीके से की गई थी कि वो मान लो कुछ भी मतभेद हुआ इन दोनों के बीच में तो वो वहाँ पे आके उनका निपटारा कर सके और बिना युद्ध किए वो शांति बनाए रखे और विश्व में अपनी भागीदारी दे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलपक्कम में स्थित है। कलपक्कम कहाँ पे स्थित है? ये चेन्नई में स्थित है कलपक्कम। ठीक है, चेन्नई में है कलपक्कम, याद रखना।
इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना हुई थी 1971 में की गई थी वो। इसका संक्षिप्त नाम होता है IGCAR। IGCAR इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इसे हिंदी में बोला जाता है, मतलब इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना ये। तो इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका क्या हो जाएगा, कलपक्कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। आपको इसमें बोला गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PC महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी, कृषि को, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जल विद्युत कार्यक्रम तथा 5 स्टील कारखानों जैसे दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, इन जगहों पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 स्टील कारखानों को स्थापित किया गया था, ठीक है। तो याद रखना ये, इसका आंसर हो जाएगा PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको, जो चूखा किन 2 देशों की संयुक्त जल परियोजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और भूटान के बीच की परियोजना है चूखा परियोजना। 336 मेगावाट की यह परियोजना है, 336 मेगावाट की है परियोजना, भारत और भूटान के बीच में स्थित है ये, और ये भूटान में रायडक या वांगचू नदी पे है। रायडक या इसे वांगचू नदी भी बोलते हैं, वांगचू नदी पे ये स्थित बनाई गई है। इसका निर्माण 1970 में किया गया था, याद रखना 1970 में इसका निर्माण किया गया था, और 1991 में ये बन के तैयार हो गए थे। 1970 में तो इसका निर्माण स्टार्ट किया था, और 1991 में ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई थी, कार्य करने लग गई थी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपको, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। इस लोक नृत्य में भावम, रागम और तालम, भावम, रागम और तालम, ये 3 कलाओं का समावेश है। तो भावम से हमने भ ले लिया, रागम से हमने र ले लिया, और तालम से त ले लिया। इसी तरह से ये भरत बना यहाँ पे। तो इसी तरह से इसका जो नाम बना पूरा भरतनाट्यम नाम इसी तरह से दिया गया है इसको। तो याद रखना भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वो तमिलनाडु से संबंधित है। यहाँ पे बात हुई तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है वो के पलानी स्वामी है, यहाँ के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री है। यहाँ के जो राज्यपाल है वो आपके बनवारी लाल पुरोहित हो जाएंगे, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो अमरेश्वर प्रताप शाही यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2011 और 12 वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूमर्स। सेकंड लास्ट था के को बाद, उसके बाद जो लास्ट वाला था वो क्यूमर्स था। याद रखना ये गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक क्यूमर्स था। और गुलाम वंश का प्रथम शासक भी आपसे पूछा जाता है, तो उसका प्रथम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम इसका शासक था। और जो गुलाम वंश था ये 84 वर्षों तक इसने दिल्ली पे शासन किया था, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड था वो 1206 से लेके 1290 तक इसका टाइम पीरियड था। टोटल 84 वर्षों तक इसने दिल्ली पे शासन किया था। उसके बाद दूसरा वंश आ गया था खिलजी वंश। इसके बाद और भी वंश आए थे, गुलाम, खिलजी, फिर तुगलक वंश आ गया था। उसके बाद सैयद वंश आ गया था, फिर लोधी वंश। तो ये क्रम भी आपसे पूछा जाता है, सबसे पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद, पांचवा लोधी वंश, ठीक है। तो याद रखना गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा गया है मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋणी व्यक्ति को इसमें लाभ होता है मुद्रास्फीति में। याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है आपको, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग किया था। गांधी जी के बारे में हम जान लेते हैं यहाँ पे। तो गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये 1915 में भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद 1915 में ही इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी और 1917 में इन्होंने भारत में अपना पहला सत्याग्रह चंपारण आंदोलन स्टार्ट किया था। तो यहीं पे इन्होंने पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था इनका। उसके बाद 1918 में इन्होंने 2 आंदोलन किए थे। खेड़ा का आंदोलन किया था एक तो, और दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ मिलकर आंदोलन किया था। अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ मिलकर इन्होंने आंदोलन किया था। ठीक है। 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन किया था, असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है। और 1922 में इसे पुनः वापस ले लिया था चोरा चोरी हत्याकांड के बाद में। और इसके बाद 1930 में इन्होंने दांडी मार्च किया था, नमक सत्याग्रह किया था इन्होंने। और फिर 1942 में आएंगे तो 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। यहीं पे इन्होंने नारा दिया था करो या मरो का नारा इन्होंने 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसी में दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। और बाकी आपने डिटेल समझ ली है इस क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है आपको, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम बिरला जी, जो वर्तमान में राजस्थान के सांसद है। ये लोकसभा के अध्यक्ष है वर्तमान में। तो राजस्थान क्षेत्र से आते हैं, तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं हम। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो अशोक गहलोत है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। यहाँ की जो राजधानी है वो जयपुर है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। यहाँ के जो राज्यपाल है वो कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल है। और जो राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश है वो हो जाएंगे आपके इंद्रजीत मोहंती यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है आपको, ग्रेशम का नियम का संबंध किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा प्रचलन से इसका संबंध है ग्रेशम का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, JB कृपलानी जो थे, ये भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनका पूरा नाम है जीवंत राम भगवान दास कृपलानी, जीवंत राम भगवान दास कृपलानी इनका पूरा नाम है। और भारत की स्वतंत्रता के समय ये अध्यक्ष थे इनके कांग्रेस के। और कांग्रेस के बारे में जान लेते थोड़ा बहुत। कांग्रेस के जो शुरू के 4 अध्यक्ष थे उनके बारे में आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो पहले जो अध्यक्ष थे कांग्रेस अधिवेशन के वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। जो सेकंड अध्यक्ष थे वो थे आपके दादा भाई नारोजी, इसे हर कोई जानता होगा, ग्रेट ओल्ड मैन बोलते हैं इन्हें, इंडिया के ग्रेट ओल्ड मैन थे इंडिया के। और जो थर्ड अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के वो थे बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के थर्ड अध्यक्ष थे। और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये याद रखना कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। और तीसरे नंबर के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जो चौथे नंबर के अध्यक्ष थे वो थे आपके जॉर्ज यूले चौथे नंबर के अध्यक्ष थे। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो पहले अंग्रेज अधिकारी जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना वो कौन था, तो जॉर्ज यूले इसका आंसर हो जाएगा। और जो पहला मुस्लिम अध्यक्ष था वो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। तो उसका आंसर बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों के साथ अभी तक शेयर नहीं किया तो इसे शेयर कर दीजिए। अभी आप चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे जो पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसे ही वीडियो हम डालते रहेंगे जो आपकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, विजन एकेडमी क्लासेस को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।